अमेज़न नदी बेसिन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा जो है वो सही है, बताइए। अमेज़न नदी बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र रहता है। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ऊपर दिए गए दोनों कथन सत्य हैं। अमेज़न नदी का उपवास क्षेत्र भूमध्य रेखा के आसपास फैला है। यहाँ दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अति उच्च होती है। रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। यह है अपनी सुंदर सी पृथ्वी बीच से एक रेखा खींची जाती है, इसको बोलते हैं काल्पनिक रेखा। 0 डिग्री है ये। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध। इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन या फिर भूमध्य रेखा। यहाँ की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2 है आर्किड एवं ब्रोमिलाइड। आर्किड और ब्रोमिलाइड जैसे परजीवी पौधे किस प्रकार के वन क्षेत्र में उगते हैं? ये उगते हैं वर्षा वनों में। कहाँ पर उगते हैं? वर्षा वनों में। तो वर्षा वन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन वन जो है वो उगते हैं। ये इतने सघन होते हैं कि पत्तियों तथा शाखाओं की छत सी बन जाती है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमिलाइड पैदा होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है अमेजन द्रोणी के वर्षा वन के संदर्भ में मलोका किसे निरूपित करता है? अमेजन द्रोणी के वर्षा वनों में मलोका क्या है? क्या कोई विशिष्ट प्रकार का जीव है? यहाँ के लोगों के प्रमुख खाद्य पदार्थों का नाम है क्या? या फिर यहाँ के लोगों द्वारा बनाए जाने वाले घर हैं? या यहाँ के लोगों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि की कोई पद्धति है क्या? मलोका क्या है? देखिए मलोका कोई जीव नहीं है, कोई खाने का पदार्थ नहीं है, कृषि की पद्धति नहीं है। यह है यहाँ के लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले घरों का प्रकार। तो अमेजन द्रोणी में स्थित वर्षा वनों में कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं, जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर दीजिए। भारत में कौन सी नदी या नदियों में या नदी बेसिन में सूसू नामक डॉल्फिन पाई जाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, चंबल, कावेरी, बताइए। सूसू डॉल्फिन सूसू। देखिए गंगा नदी डॉल्फिन उसको सूसू बोलते हैं, सूसू की आवाज़ निकल कर वो तैरती है। ब्रह्मपुत्र नदी में ही पाई जाती है। चंबल में तो घड़ियाल मिलते हैं ना, तो चंबल में तो होगी नहीं, तो केवल एक और तो हो जाएगा, कावेरी में भी नहीं है। तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के आलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सूसू अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। सूसू की उपस्थिति जल की शुद्धता का पता चलता है। सूसू की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। और देखिए रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 5 है कोलकाता नदी। कोलकाता नदी कोलकाता जो है वो किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका आंसर तो सभी को पता होगा ना, हुगली नदी के तट पर अवस्थित है। लॉलीपॉप आए तो देखिए कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर अवस्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है। बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से किन कारकों पर किसी वनस्पति की वृद्धि निर्भर करती है? किस किस पर निर्भर करती है? टेम्परेचर पर, नमी पर, मिट्टी की परत की मोटाई और वन्य जीवों पर। तो देखिए तापमान पर तो करती है, नमी पर भी करती है, मिट्टी की परत की मोटाई इस पर भी करेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा वन्य जीव नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 1 2 3। वनस्पति की वृद्धि तापमान एवं नमी पर निर्भर करती है। इसके अलावा यह ढाल एवं मिट्टी की परत की मोटाई जैसे कारकों पर भी निर्भर करती है। किसी भी स्थल की ऊंचाई एवं वनस्पतियों की विशेषताएं एक दूसरे से संबंधित है। ऊंचाई में परिवर्तन के साथ जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके कारण प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आता है। क्वेश्चन नंबर 7 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की विशेषताओं के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए उष्णकटिबंधीय इनको बोलते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा। ये वन भूमध्य रेखा एवं उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। इन वनों के क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है। इन वनों में दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुँच पाता क्योंकि इतने घने होते हैं ये। इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम में अपनी पत्तियाँ झाड़ देते हैं। देखिए शुष्क मौसम में अगर अपनी पत्तियां झाड़ेंगे तो पर्णपाती वन हो जाएंगे ना। ये तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है ना, मतलब सदाबहार हैं भाई। तो 4 को कर दीजिए एलिमिनेट। 4 तो इसका आंसर हो नहीं सकता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 2 3। तो देखिए कथन 1 2 और 3 सही है, चौथा गलत है। चूँकि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियाँ पूरी तरह नहीं झड़ती। या दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि इन वन क्षेत्रों में वृक्षों की बहुत ही ज़्यादा पत्तियाँ पाई जाती हैं एवं ये अलग अलग समय में अपनी पत्तियाँ गिराते हैं, मतलब एक आई तो दूसरी
एक गई तो दूसरी उगाई, दूसरी गई तो तीसरी उगाई। इस कारण वे सदा हरे भरे रहते हैं, इसलिए तो इनको कहा जाता है सदा हरित वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की इस बार बात हो रही है और बताना है कि इनके संदर्भ में कौन सा सत्य है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, और भारत में सबसे ज़्यादा जो वन क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का है, मानसूनी वनों का है। इन वनों के वृक्ष जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। बिल्कुल पर्णपाती वनों के झाड़ते हैं, लेकिन सदाहरित नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों करेक्ट हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं, भारत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर भारत में है ये। उष्णकटिबंधीय सदाहरित लगाकर गलत मत कर दीजिएगा। और कहाँ पर? उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में, मध्य अफ्रीका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, जल संरक्षित करने के लिए शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां झाड़। क्वेश्चन नंबर 9 है। नीचे दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और बताना है कि उपरोक्त कथन किस प्रकार के वनों की विशेषताओं को बताते हैं। तीन तीन स्टेटमेंट है यहाँ पर। ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित हैं। ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों में पाए जाते हैं। इन वनों में दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। किसकी बात हो रही है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की, शीतोष्ण सदाबहार वनों की, शीतोष्ण पर्णपाती, या फिर भूमध्य सागरीय वनस्पति। देखिए, ये वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित होते हैं और ये वन सामान्यतः महाद्वीपों के पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं। तो ये तो सदाबहार वन होंगे, पर्णपाती तो होंगे नहीं, और शीतोष्ण सदाबहार हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि इन वनों की लकड़ियाँ दृढ़ और मुलायम होती हैं। तो देखिए, उपरोक्त कथन शीतोष्ण सदाबहार वन के संदर्भ में है। इस प्रकार के वन दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन एवं पूर्वी ब्राज़ील में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए, उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलेंगे। उच्च अक्षांश मतलब यहाँ की बात हो रही है, या नीचे की जाओगे तो यहाँ की, मतलब इक्वेटर से काफ़ी दूर, पोल्स के पास। इस प्रकार के वन अधिकांशतः महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी तटीय भागों में पाए जाते हैं। इस प्रकार के वनों के वृक्ष अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वनों के संदर्भ में करेक्ट है तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, ऊपर दिए गए तीनों कथन सत्य हैं। शीतोष्ण पर्णपाती वन पूर्व एवं उत्तर पूर्व अमेरिका, चीन, चिली, न्यूजीलैंड एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, दूसरे एग्जाम में भी। इसका उत्तर है मेडिटेरियन वन जो होते हैं, भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो देखिए, भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फूलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर जैसे फल पैदा किए जाते हैं। लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है, अतः यहाँ वन्य जीवन कम है। क्वेश्चन नंबर 12 है। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं? देखिए, भूमध्य सागरीय वनस्पति मतलब मेडिटेरियन। भारत में पश्चिमी विक्षोभ से जो वर्षा होती है, मतलब भारत में जो सर्दियों में वर्षा होती है ये वाले एरिया में, पश्चिमी भारत में, तो उसमें जो उसको बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वो मेडिटेरियन से उठता है वो पश्चिमी विक्षोभ। तो इसमें पश्चिम पश्चिम करके इस तरह से याद कर लीजिए, तो पश्चिमी भाग और दक्षिण पश्चिमी भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिणी पश्चिमी किनारों पर भूमध्य सागरीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। ये अधिकतर यूरोप, अफ्रीका, एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेशों में पाई जाती हैं, इसलिए इसका यह नाम पड़ा। और इन प्रदेशों में गर्म शुष्क वाली ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है। शंकुधारी वनों के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने की कौन सा सही है। शंकुधारी वन मतलब ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले वन, मतलब हिमालय क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन। तो शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों मतलब 50 से 70 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। तो 50 से 70 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। हिमालय में ये वन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। शंकुधारी वनों के वृक्ष छोटे, कठोर एवं पर्णपाती प्रकार के होते हैं और शंकुधारी वनों को टेंगा वन भी कहा जाता है। देखिए, पहली बात तो यह है कि शंकुधारी वनों को टेंगा वन कहा जाता है, करेक्ट है। हिमालय में ये प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, ये भी करेक्ट है। शंकुधारी वन जो है उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच पाए जाते हैं। ये वन छोटे नहीं होते, बहुत लंबे लंबे होते हैं, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये। तो यहाँ सी जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, तीसरा एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ 3 है वो नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 to 4। तो देखिए, शंकुधारी वनों के संदर्भ में 3 गलत है। शंकुधारी वनों के वृक्ष लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का मतलब क्या होती है? लकड़ी।
का उपयोग लुगदी बनाने में किया जाता है, जो सामान्यतः अखबारी कागज बनाने के काम आती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वन एवं उनके वृक्षों के संबंध में सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। सूची 1 ये है, सूची 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ये आपने तैयार कर लिए तो कोई भी प्रश्न गलत नहीं हो सकता। स्टैटिक से संबंध रखने वाला करंट अफेयर्स पर पकड़ बनाते चलिए हर दिन आराम से 150 में से मारेंगे 130। तो देखिए, चीड़ देवदार किस प्रकार के बने, ऐश बीज किस प्रकार के बने, सागौन साल शीशम तो 50 बार बताया होगा, आबनूस रोजवुड महोगनी ये भी बताया होगा कई बार। तो देखिए, आबनूस हो गया, रोजवुड महोगनी, ये उष्णकटिबंधीय सदाहरित बना है या सदाबहार बनी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है। सागौन साल शीशम पर्णपाती बना है, तो डी का 1 हो गया और सी का हो गया 3। क्या कट जाएगा इससे, डी का 1 सी का 3, डी का 1 सी का 3, डी का 1 सी का 3, डी का 1 सी का 3 कहाँ पर है, डी का 1 सॉरी सदाबहार पे लगा दिया क्या। देखिए, चीड़ देवदार तो हो गए शंकुधारी वन, तो ए का 4 कर देते हैं, ए का 4 या तो ये होगा ये होगा। एस और बीज हो गए क्या, देखिए चीड़ देवदार तो लग जाएगा ए के 4 से। सागौन शीशम हो गया, शीतोन सॉरी अच्छा ये यहाँ पे गलत हो रहा था ना, सागौन शीशम हो गया उष्णकटिबंध, दोनों में पर्णपाती है ना, इसलिए थोड़ा द्वंद्व हो गया। तो ए का हो गया 4, सी का हो गया 2, ए का 4 सी का 2, ए का 4 सी का 2, तो बी हो गया ना इसका आंसर। फिर एस और बीच हो जाएंगे शीतोष्ण पर्णपाती और आबनूस महोगनी रोजवुड ये होते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपात सदाहरित वन। तो ए का 4 डी का 1 अब सही है। चलो ऑप्शन नंबर बी, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चीड़ देवदार हो गए शंकुधारी वन, मतलब हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले, और शंकुधारी वनों को टुंडा वन भी कहते हैं, याद रखिएगा। एस बीच हो गए शीतोष्ण पर्णपाती, सागौन साल शीशम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती, आबनूस महोगनी रोजवुड, ओक ये हो गए, सॉरी ओक नहीं, ये हो गए उष्णकटिबंधीय सदा बहार वन, ओक तो शंकुधारी वन में आएगा ना। क्वेश्चन नंबर 15 है, उष्णकटिबंधीय घास के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा असत्य है। जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ देखना आवश्यक है, क्योंकि कभी सही है पूछ लेता है, कभी सही नहीं है, वरना सीधे 2 नंबर जाएंगे। 1.33 मिलेगा ना इसमें तो 1.33। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 1 है, उष्णकटिबंधीय घास स्थल सिर्फ भूमध्य रेखा के उत्तर में पाए जाते हैं। देखिए ऐसा तो गलत है, ये दोनों अक्षांशों में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है उत्तर में। ये है ना पृथ्वी अपनी, ये बीच से 0 डिग्री एक रेखा खींची भूमध्य रेखा, ऊपर का उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध, तो यहाँ भी दोनों तरफ पाए जाते हैं। तो पहला गलत है, हमको गलत ही ढूंढना, ये गलत हमको मिल गया है। उष्णकटिबंधीय घास आमतौर पर छोटी होती है, ये छोटी नहीं होती, बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतनी कि शेर इसमें छिप जाए और छिपकर शिकार करते हैं, देखा नहीं है आपने डिस्कवरी में। अफ्रीका का सवाना घास स्थल उष्णकटिबंधीय घास स्थल का उदाहरण है। करेक्ट है, ये गलत हो जाता अगर यहाँ शीतोष्ण कटिबंधीय इसको लिखा होता। तो फिलहाल हमको अपने 2 असत्य मिल गए हैं, ये असत्य है, ये असत्य है, ये करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, केवल 1 और 2 असत्य है। तो कथन 1 और 2 असत्य हैं। उष्णकटिबंधीय घास भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकती है और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र फैला है। यह जो घास है काफ़ी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर ऊंची बढ़ सकती है, तो इतने में तो शेर बाघ सब छिप जाते हैं ना शिकार करने के लिए। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी आपको देखने को मिलेगा, जेब्रा, जिराफ, हिरण, तेंदुआ आदि जानवर पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उष्णकटिबंधीय अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सत्य है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपों के भीतरी भाग में पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास है आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। तो देखिए, यदि पूछ लिया जाए आपसे अंतर उष्णकटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में, तो उष्णकटिबंधीय जैसे सवाना हो गया, यहाँ की जो घास होती है वो बड़ी बड़ी होती है। अभी देखा ना कितने मीटर की होती है, 3 से 4 मीटर ऊंची रहती है, और छोटी रहती है किसकी, शीतोष्ण कटिबंधीय घास की, छोटी पौष्टिक। करेक्ट है, पहला करेक्ट है। दूसरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, शीतोष्ण घास स्थल मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ की जो घास है आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इन क्षेत्रों में बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पति मिलती है। इन क्षेत्रों किन क्षेत्रों, इनमें से किसी एक की बात हो रही है। यहाँ केवल काई आपको मिलेगी, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ये अल्पकालिक ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होते हैं। उपरोक्त विशेषताएं किस क्षेत्र के संदर्भ में कही गई हैं। तो काई, लाइकेन, छोटी झाड़ियाँ कहाँ पर पाई जा सकती हैं बताओ। ये पाई जाती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों में, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, ऊपर दी गई विशेषताएं ध्रुवीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति के संदर्भ में, इन वनस्पतियों को टुंड्रा भी कहा जाता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है, नीचे दिए गए घास स्थल पर विचार करना है। सवाना, वेल्ड, कैंपोज और लानोज।
उपरोक्त में से कौन से उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण है, ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो देखिए यहाँ पर सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, कैंपोस उष्णकटिबंधीय घास स्थल है ब्राज़ील का और ये अफ्रीका का, बेल्ट शीतोष्णकटिबंधीय, लानोज भी उष्णकटिबंधीय है। तो 1, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए विश्व में उष्णकटिबंधीय घास स्थल के प्रमुख उदाहरण हैं पूर्वी अफ्रीका के सवाना घास स्थल, ब्राज़ील में पाए जाने वाले घास स्थल जिन्हें स्थानीय भाषा में कैंपोस कहते हैं, और वेनेजुएला के घास स्थल जिन्हें लानोस के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न घास स्थलों में से शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थलों के प्रमुख उदाहरणों को पहचानिए। तो जरा देखिए, पेम्पास अर्जेंटीना में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण कटिबंधीय, स्टेपी जो है यूरेशिया में शीतोष्ण कटिबंधीय, और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय। तो सारे के सारे शीतोष्ण कटिबंधीय हो गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो देखिए विश्व के प्रमुख शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेम्पास अर्जेंटीना, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका, बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी मध्य एशिया, और डाउन्स हो गए ऑस्ट्रेलिया। इसको कभी कभी यूरेशिया भी लिखा रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी, और प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। देखिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 21 मार्च को नहीं। कर दीजिए एलिमिनेट, थर्ड को नहीं होगा, थर्ड फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे वर्ष में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था, और 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, याद रखिएगा। तो 21 मार्च को नहीं, ये 5 जून को मनाया जाता है हर साल। और पहला कब मनाया गया, 5 जून 1974 को। तो 20 प्रश्न की कीमत आपको समझनी होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनका रिवीजन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।